बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में है। तो आइए जानते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में मैंने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर कर सकता हूं तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं इस मार्कर का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, सो एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और मैं इस मार्कर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूं, स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूं, इस पर लगने वाली फोर्स फाइंड आउट कर सकता हूं, इस पर होने वाला वर्क फाइंड आउट कर सकता हूं। ये सारी चीजें जो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं, इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको कहा जाता है कि हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज मगर हैं वो स्केलर्स। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं, मेजर तो किया जा सकता है, लेकिन इन्हें हम बोलते हैं कि ये हैं वेक्टर्स। तो फिर आप जरूर जानना चाहेंगे कि वेक्टर्स और स्केलर्स, अगर हमने दो क्लासिफिकेशंस बनाई हैं तो फिर वेक्टर्स और स्केलर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। डेफिनेटली डिफरेंस है। जरा देखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखता हूं और फिर मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए जी, जब हम स्केलर्स को मेजर करते हैं तो हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बस, ठीक है। तो स्केलर्स की डेफिनेशन ये होगी कि व्हाट आर स्केलर्स? स्केलर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर, इनको चाहिए होती है, which require number 1 मैग्नीट्यूड। एक तो इनको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है एंड यूनिट फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर आप स्केलर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हो, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए, सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए और वो मैग्नीट्यूड और यूनिट है। एग्जांपल देता हूं, देखिए जी एग्जांपल। एग्जांपल में हमारे पास डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे स्केलर क्वांटिटी है? जब भी मैंने डिस्टेंस बताना हो कि मैंने कितना ट्रेवल किया, मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैंने 50 मीटर्स ट्रेवल किया। इस 50 मीटर्स के अंदर ये 50 क्या है? मैग्नीट्यूड। और मीटर्स क्या है? यूनिट। और आपको पूरी बात कन्वे हो गई, आपको सब समझ भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिस्टेंस एक स्केलर चीज है जिसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ दो चीजें बताना जरूरी है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या कोई ऐसी चीज भी है जिसको हम दो बातें बता दें, मैग्नीट्यूड भी बता दें, यूनिट भी बता दें, फिर भी मीनिंग कन्वे ना हो? तो बिल्कुल ऐसी कुछ चीजें हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की डेफिनेशन करना बड़ा आसान है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ये भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन सी? विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड तो चाहिए होगा इनको, ठीक है, विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड। नंबर 2 यूनिट। और अब तीसरी चीज एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर आप इन क्वांटिटीज को कंप्लीट डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो फिर आपको दो नहीं बल्कि तीन चीजें चाहिए। दो वही जो स्केलर्स के लिए चाहिए थी, मैग्नीट्यूड, यहां भी मैग्नीट्यूड चलेगा, यूनिट, लेकिन साथ साथ देखिए हमारे पास एक और चीज है जो कि डायरेक्शन है। अब आप इसकी एग्जांपल्स मांगेंगे, डेफिनेटली इसकी एग्जांपल्स में मैं आपके सामने लिखूंगा फोर्स। फोर्स भी एक वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि जब मैं आपको बोलूंगा कि भाई
50 न्यूटन्स की फोर्स लगी। क्या मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन है ये? 50 मैग्नीट्यूड है, न्यूटन यूनिट भी है, लेकिन जब भी मैं ये बोलूंगा कि 50 न्यूटन फोर्स लगी, आप फौरन पूछेंगे सर किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कुछ ना कुछ पूछेंगे आप। इसका मतलब मुझे बताना पड़ेगा 50 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ। अब मेरे पास ये एक वेक्टर का मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर्स और स्केलर्स में फर्क है। अब आप पूछेंगे सर कि आपने यहां क्यों डायरेक्शन को इन्वॉल्व किया? अगर डायरेक्शन बताना जरूरी है तो डायरेक्शन तो आप यहां भी बता सकते थे। मिसाल के तौर पर मैं ये भी कह सकता था मैंने 50 मीटर्स ट्रेवल किया 30 डिग्री नॉर्थ में, और ये भी बात सही होती। इसका मतलब ये जानना बड़ा जरूरी है कि डेफिनेशन में तो सबको पता होता है स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है, लेकिन जब हम फिजिकल क्वांटिटी चूज करते हैं हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इनको हमने एज ए वेक्टर ट्रीट करना है और इनको हमने एज ए स्केलर ट्रीट करना है, वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, और वो बात ये है कि जब भी हम स्केलर्स को ऐड करते हैं तो याद रखिएगा स्केलर्स are added by arithmetic rules। बेटा ये अरिथमेटिक रूल्स क्या होते हैं? बड़ा सिंपल है, नाम शायद पहली दफा सुना हो आप लोगों ने, लेकिन इनको यूज आप बहुत ज्यादा करते हैं। ये बेटा ये जो 2 + 2 = 4 होता है, ये सिंपल अरिथमेटिक रूल है, यानी कि 2 + 2 4, 3 + 2 5। ये जो एडिशन है बड़ा कन्वेंशनल आम रस्मी मेथड जो है, इसे हम बोलते हैं कि ये कैसा एडिशन है? ये अरिथमेटिक रूल्स हैं। तो आप सोचेंगे सर इसका मतलब वेक्टर्स के लिए क्या कोई स्पेशल रूल्स हैं? बिल्कुल स्पेशल रूल्स होते हैं, और वो हमारे पास कहलाते हैं रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसे आप लोग 9th 10th में जानते हैं, जिसे मैं एक और नाम देता हूं हेड टू टेल रूल। तो ये है हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। ये क्या तरीका, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूं कि अभी तक आप पढ़ते हैं 2 + 2 4 होता है, लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो समटाइम्स 2 + 2 4 नहीं होता, क्योंकि यहां पर हम अरिथमेटिक रूल नहीं लगाएंगे। तो आते हैं अपने अभी क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन था कि सर आप इधर भी डायरेक्शन बता सकते थे लेकिन आपने नहीं बताई, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? आइए जरा देखते हैं छोटी सी एग्जांपल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वाकई वेक्टर और स्केलर में फर्क करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा सिनेरियो बनाया, जरा देखें। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अब आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, 9th और 10th में आप लोग पढ़ कर आए हैं, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए अपना ब्रेन वॉश कर दें और सोचें कि आप पहली दफा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने जा रहे हैं। आपको नहीं पता इनमें से कौन सा स्केलर है, आपको नहीं मालूम इनमें से कौन सा वेक्टर है, और आज हम ये डिसाइड करेंगे। लेकिन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी कौन सी वेक्टर होगी, ये डिसाइड करने से पहले हमें स्केलर और वेक्टर का पता होना चाहिए, और वो हम देख चुके हैं। स्केलर्स जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, वेक्टर्स जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में होते क्या है, पहले मुझे इनको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर मुझे पता चलेगा कि इनको स्केलर्स की तरह ट्रीट करना है या वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है। तो पहले मैं इनको डिफाइन करता हूं। देखें, मैं यहां कोई साइंटिफिक डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हमने इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैं इनकी एक आपको बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन करता हूं, और वो ये है कि डिस्टेंस हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस सिंपल है, हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड। आपकी आम जिंदगी में जिस तरह से आप डील करते हैं वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। जब भी मैं पूछूंगा डिस्टेंस क्या है, आप बोलेंगे कि मैंने कितना ट्रैवल किया है, कितना फासला तय किया है, ये डिस्टेंस है। और अब जरा देखते हैं डिस्टेंस क्या बनेगा। ये देखिए, ये आपका घर है, इसे मैं बोल देता हूं ये आपका इनिशियल पॉइंट है जहां से आप चलना शुरू करेंगे। ये 1 किलोमीटर के मैंने आपके सामने जो मार्क्स लगाए हैं, आप यहां से चले, मैं पूछता हूं भाई डिस्टेंस कितना हुआ, आप कहेंगे
क्या डेफिनेशन बताइए, हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड, यू हैव ट्रेवल्ड नथिंग, तो आप कहेंगे डिस्टेंस 0 मीटर्स है या 0 किलोमीटर्स है। अब जरा देखिए, आप यहां से यहां पर आ गए, जब आप यहां पर आएंगे मैं आपसे पूछूंगा बताएं भी डिस्टेंस, आप देखेंगे डिस्टेंस, अच्छा डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, कितना चले हैं आप, तो कितना चले आप यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, आप कहेंगे सर डिस्टेंस हुआ 1 किलोमीटर। फिर आप यहां पर आ गए और मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि यहां पर आने पर डिस्टेंस कितना है। अब मैं किलोमीटर्स नहीं लिख रहा, ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस आप फिर डेफिनेशन देखते हैं कितना चले, यहां से यहां तक आप 2 किलोमीटर चल गए, और फिर जब यहां होंगे तो आप कहेंगे डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, और जब आप यहां होंगे आप कहेंगे डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, राइट। अब यहां आती है इंपॉर्टेंट बात, इमेजिन करें आप फौरन ही वापस पलटे, जब आप वापस आएंगे यहां, मैं आपसे पूछता हूं फिर से बताओ भाई डिस्टेंस कितना है। अब आप अपनी डेफिनेशन देखते हैं, आप कहते हैं कि भाई हाउ मच आई हैव ट्रेवल्ड। अब आप घर से स्टार्ट हुए थे, 1 किलोमीटर चले, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, और फिर जब आप इधर पहुंचे तो फिर आपने 5वां किलोमीटर भी ट्रेवल किया, तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक आप मुझे बताएंगे कि डिस्टेंस कितना हुआ 5 किलोमीटर। जब आप इधर जा रहे थे तो आप जो भी ट्रेवल कर रहे थे आप उसको ऐड कर रहे थे, यानी कि पॉजिटिव कंसीडर कर रहे थे, और आपने जैसे ही डायरेक्शन चेंज कर ली, मगर अभी भी आप डिस्टेंस को उसी तरह ऐड कर रहे हैं। जब आप मजीद इधर जाएंगे तो आप कहेंगे मैंने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, जब आप मजीद इधर जाएंगे आप कहेंगे 7 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी कि जब आप इधर जा रहे हैं जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं बिल्कुल वापस आते हुए भी डायरेक्शन चेंज करने पर भी आपने ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं डाला। यानी कि डिस्टेंस बाय डेफिनेशन एक ऐसी चीज है जिसको डायरेक्शन रिवर्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी है ना। और अगर कोई फर्क ना पड़े किसी चीज को तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो तो स्केलर है। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है यार डिस्टेंस तो स्केलर है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं ये नहीं कह रही है वेक्टर ही होगा, आइए देखते हैं, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन बनाए ना कोई। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट की आम सी डेफिनेशन आपको बताता हूं, वो ये है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हैं। वहां मैंने बोला था आपने कितना फासला तय किया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाउ far you are from starting point। देखिए डेफिनेशन डिफरेंट है, ये भी एक फासला है, ये भी एक फासला है, लेकिन ये बता रहा है आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये भी एक फासला है, ये बता रहा है कितना आपने ट्रेवल किया। अब जरा देखते हैं, लो जी आप फिर घर से चलते हैं और यही आपका इनिशियल पॉइंट हुआ। जरा सुनते जाइएगा ध्यान से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप इधर हैं तो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी डिस्प्लेसमेंट। आप कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, क्यों, क्योंकि आपकी डेफिनेशन क्या कह रही है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, आप तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो बिल्कुल दूर नहीं है, तो आपका डिस्टेंस हुआ 0 किलोमीटर। अब जरा देखें, आप यहां आ गए, मैं आपसे पूछता हूं भाई जल्दी से बताएं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेफिनेशन को देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, आप स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि घर से 1 किलोमीटर दूर है, आप कहेंगे सर मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर है। फिर जब आप इधर जाते हैं आप स्टार्टिंग पॉइंट से इतना दूर है, आप कहेंगे सर मेरा डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है। फिर जब आप इधर जाते हैं आप कहते हैं सर मेरा डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर है, क्योंकि मैं घर से 3 किलोमीटर दूर आ चुका हूं। और फिर जब आप इधर जाते हैं आप कहते हैं सर मेरा डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर है। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल वही चीज होगी जो डिस्टेंस है, जैसे आप यहां ट्रेवल कर रहे थे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और फिर यहां पर भी आप वही सिनेरियो बना रहे हैं। आप बिल्कुल सही हैं। और अब जरा देखते हैं कि जब ये शख्स मुड़ेगा तो क्या सिस्टम होगा। अब ये शख्स रिवर्स होकर इधर आ गया, मैं आपसे पूछता हूं जल्दी से बताएं डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखें, आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। जब वो शख्स 1 किलोमीटर वापस आया तो अब आप अपने घर से कितना दूर रह गए, 3 किलोमीटर दूर रह गए। और इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही उस शख्स ने डायरेक्शन रिवर्स की, पहले मैं 1 किलोमीटर ऐड कर रहा था, लेकिन अब मैंने क्या किया, जो किलोमीटर उसने वापसी के रास्ते में कवर किया मैंने उसको नेगेटिव कंसीडर किया और निकाल दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इस तरह से है कि अगर आप डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो आपके फासले जो आप तय करेंगे वो नेगेटिव कंसीडर होंगे, यानी कि ये ऐसा डिस्टेंस है, ऐसा फासला है जिसको डायरेक्शन रिवर्स होने से फर्क पड़ता है, वो नेगेटिव हो जाता है।
और जिसको डायरेक्शन रिवर्स होने से फर्क पड़े क्या बोलते हैं, उसको स्केलर बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि अगर हम स्केलर की तरह ट्रीट करें तो इसकी डेफिनेशंस पर सही आंसर नहीं आएंगे। तो ये देखिए हमारे पास, आप मजीद इधर आते हैं, मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप फिर ये 1 किलोमीटर जो आपने ट्रेवल किया आप निकाल देंगे, आप कहेंगे सर अब स्टार्टिंग पॉइंट से मैं 2 किलोमीटर दूर हूं, तो यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर, और फिर यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर, और फिर जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये एक्चुअली रीजन है कि हम एवं नहीं किसी को डिस्टेंस जो है वो वेक्टर स्केलर बोल देते हैं। एक्चुअली जब हम उनकी डेफिनेशन करते हैं किसी भी क्वांटिटी की और फिर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो समटाइम्स उनको हमें एज ए वेक्टर कंसीडर करना पड़ता है, समटाइम उनको एज ए स्केलर कंसीडर करना पड़ता है, तब हमारी डेफिनेशन के मुताबिक आंसर्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब डिस्टेंस को मैंने स्केलर में लिखा था, तो यहां पर मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, और वो है डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैं पहले लिख चुका हूं, इसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है मगर स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बहुत सी ऐसी डेफिनेशंस हैं, बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब ये तो पता चल गया वेक्टर कौन से होते हैं, स्केलर कौन से होते हैं, और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। लेकिन अब जरा देखते हैं कि वेक्टर्स को अगर हम कहीं पर मेंशन कर रहे हैं तो उनका सिंबल या उनकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने एक वेक्टर की कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स की कैसे होगी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दो किस्म की रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे हम। नंबर 1 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है ये भी हम डिस्कस करते हैं। यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक होगा जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं सिंबॉलिक सिंबल हम कैसे देंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंबल देना चाह रहा हूं तो उसमें एक तरीका हम ये यूज करेंगे कि वी विल यूज बोल्ड लेटर्स। अगर मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो वेक्टर्स की बात करते हुए मैं बोल्ड लेटर्स यूज करूंगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं वेक्टर लिखूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है d और फोर्स का वेक्टर है f, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, यूं लगेगा जैसे ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो यूं नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को थोड़ा बोल्ड करके लिखूंगा लाइक दिस, और फोर्स के वेक्टर को लाइक दिस। तो आई विल यूज बोल्ड लेटर्स फॉर वेक्टर्स और लाइट फेस लेटर्स फॉर स्केलर्स। अगर मैं कहीं लाइट फेस करता हूं तो फिर ये स्केलर्स हैं। लेकिन ये इतना अच्छा मेथड नहीं है। उसकी रीजन क्या है, समटाइम हो सकता है आप जो है वो स्केलर लिख रहे हो लेकिन आपके पेन की निब ही या आप कोई ऐसा थिक निब वाला मार्कर यूज कर रहे हो तो दूसरा समझ जाए कि शायद ये वेक्टर्स हैं। इसलिए हमें कोई इससे ज्यादा अच्छा तरीका यूज करना चाहिए, और वो तरीका ये है कि वी विल यूज एरो हेड। ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप जिस भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप क्यों ना उसके ऊपर एरोहेड डाल दें। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो आप एरोहेड डाल दें, और फोर्स है तो आप एरोहेड डाल दें। लेकिन जब आप एरोहेड डालेंगे तो फिर आप उनको लाइट फेस ही लिखिएगा। अब ये ना कर दीजिएगा कि आप साथ बोल्ड फेस भी कर दें और एरोहेड भी डाल दें। मेरा इस फेस से बोल्ड है क्योंकि मेरा मार्कर थिक है, लेकिन अगर आप लोग लिखेंगे तो इनमें से कोई एक मेथड यूज करना है, दोनों नहीं। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं कहीं पर न्यूमेरिकल्स में लिखूंगा कि फोर्स जो है वो 10 न्यूटन्स है तो मैं यूं लिखूंगा फोर्स इज 10 न्यूटन्स, तो फोर्स के साथ वेक्टर का निशान डालूंगा। तो ये तो हो गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब जरा डिस्कस करते हैं कि ग्राफ पे आप किस तरह से ये करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ी सिंपल है। ग्राफ में हम दो चीजें यूज करेंगे। नंबर 1 वी विल यूज अ टेल एंड अ हेड। हम एक एरो बनाएंगे जिसकी एक टेल होगी और एक हेड होगा उस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए। मिसाल के तौर पर टेल क्या बताएगी, टेल बताएगी मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड, और एरो हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर जरा देखिए, मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं आप लोगों के सामने, और वेक्टर है कुछ इस तरह से कि मैं फोर्स यहां तो लिखकर बता रहा था ना 10 न्यूटन है, मैं आपके सामने बना देता हूं कि ये फोर्स है 10 न्यूटन। तो ये जो टेल है ये उसका 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड 10 शो करे, और ये जो हेड है ये इस डायरेक्शन में, इसका मतलब बता रहा है कि फोर्स इधर को लग रही है। और अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो आप उस वेक्टर को डेफिनेटली छोटा बनाएंगे, जैसे ये इससे हाफ साइज में है तो इसका मतलब ये बता रहा है कि फोर्स उधर कोई लग रही है, लेकिन कितने न्यूटन, 5 न्यूटन। तो टेल की जो लेंथ है वो क्या बताएगी, टेल की लेंथ बताएगी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जरा तवज्जो कीजिएगा, मिसाल देता हूं, हमारे पास अगर मैं यहां से फैसलाबाद तक जाता हूं और मैं 300 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं, और मैंने इसको वेक्टर ड्रॉ करना है कि मैंने 300 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो 300 किलोमीटर तो आपकी बुक के ऊपर, आपकी कॉपी के ऊपर आ ही नहीं सकता। इस सूरत में हम क्या करते हैं, वी चूज अ सूटेबल स्केल। हम एक सूटेबल स्केल चूज करें, एक ऐसा स्केल चूज करेंगे जिससे हम उस चीज को ड्रॉ कर सकें। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर कहता हूं कि सपोज करें, एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर्स। तो अगर मैंने लाहौर से फैसलाबाद तक का वेक्टर ड्रॉ करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर, मैंने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया तो मैं 3 सेंटीमीटर लंबी टेल बनाऊंगा उसकी। तो ये हमारे पास एक सूटेबल स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या सिर्फ इतना डाटा काफी है अगर आप वेक्टर्स को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी रीजन मैं भी आप लोगों को बताता हूं। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखिएगा हमारे पास अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास एक फोर्स है, फोर्स को छोड़ते हैं हम इसको डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। मैं आपको कहता हूं भाई 50 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ में जाना है और आप मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। क्या आप पहुंच जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप 50 मीटर ट्रैवल करेंगे 30 डिग्री नॉर्थ, आपको सारी चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैंने एक बात नहीं बताई, और वो क्या है? वो ये कि भाई हमने स्टार्ट कहां से करना है। जब मैं आपको ये कहूंगा कि भाई जब आप डाक खाने के पास आ जाओ, पोस्ट ऑफिस के पास आ जाओ, फिर आपने 30 डिग्री नॉर्थ और 50 मीटर्स ट्रैवल करना है, फिर ये चीज आपकी समझ में आएगी और आप मेरे घर तक पहुंचेंगे। तो यानी कि हमें कोई एक रेफरेंस पॉइंट जरूर चाहिए ताकि हम वहां से स्टार्ट करें। तो अब जरा देखते हैं वो रेफरेंस पॉइंट क्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास वेक्टर्स को ड्रॉ करने से पहले हम दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, और ये दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हैं उन्हें हम बोलते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। याद रखिएगा, हम एक्स एक्सिस की जो राइट साइड पर वैल्यूज हैं पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, और एक्स एक्सिस की लेफ्ट वैल्यूज को नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। इसी तरह से वाई एक्सिस पर जो अपवर्ड वैल्यूज हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और वाई एक्सिस पर जो डाउनवर्ड वैल्यूज हैं उनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये है हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, और ज्यादातर वेक्टर्स हम इसी पॉइंट के रेफरेंस से ड्रॉ करते हैं। तो वो जो मैं रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा था वो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं कि ये ओरिजिन है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां देखने वाली है,
वो ये है कि ये जो पूरा हमारा सिस्टम है इसको हम दो नाम देते हैं जो कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने। पहला नाम देते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको एक और नाम भी देते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, ये दो नाम आप लोगों ने याद रखने हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम। तो यहां पर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम का फायदा क्या है? आपने जब भी किसी चीज को लोकेट करना हो तो आप बड़ी आसानी से इस सिस्टम के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये मेरे पास एक पॉइंट है, मैं आपसे पूछता हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं। जब भी मैं वर्ड बोलूंगा ना कोऑर्डिनेट्स, जो कि यहां पर भी आया है, कोऑर्डिनेट का वर्ड आप लोगों ने याद रखना है सिंपल अल्फाज में एड्रेस। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एड्रेस। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस पॉइंट का एड्रेस, यानी मैं यहां पर जाना चाहता हूं, मैं कैसे जाऊं? आप कहेंगे सर आप ऐसा करें, 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस में जाएं और फिर 4 पॉइंट वाई एक्सिस में जाएं, आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा? एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस का एड्रेस पहले लिखेंगे, एक्स एक्सिस में आपने कितना ट्रैवल किया इस पॉइंट तक जाने के लिए? 2, और फिर वाई एक्सिस में कितना ट्रैवल किया इस पॉइंट तक जाने के लिए? 4। तो ये 2 और 4 इसके क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स। यहां से हम एक और अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो ओरिजिन है इसके फिर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इसी पॉइंट पर खड़े हैं और इसी पॉइंट पर जाने के लिए आपको कुछ भी ट्रैवल नहीं करना, ना ही एक्स एक्सिस में ना ही वाई एक्सिस में। तो जब भी मैं किसी चीज के कोऑर्डिनेट्स पूछूंगा तो आप लोग देखेंगे कि उसमें आप एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल करेंगे और वाई एक्सिस में कितना ट्रैवल करेंगे। ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर का वर्ड क्यों आया और कोऑर्डिनेट का क्यों आया? कोऑर्डिनेट, इससे आप किसी भी पॉइंट का एड्रेस आसानी से बता सकते हैं किसी को। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? रेक्टेंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो दोनों एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां डेफिनेशन आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो डेफिनेशन है प्लेन वेक्टर। प्लेन वेक्टर, ये प्लेन वेक्टर क्या होता है इसको भी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आइए इसको हम एक आसान सी एग्जांपल से जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास एक तितली जो है, एक बटरफ्लाई जो है, वो दीवार पर बैठी। मैं इस बटरफ्लाई का एक वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि बटरफ्लाई एग्जैक्ट किस जगह पर है। सबसे पहले तो मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने चाहिए। अब मुझे मालूम है कि अगर इस तितली तक पहुंचना है तो अगर मैं दीवार पर थोड़ा सा एक्स एक्सिस में जाऊं और फिर वर्टिकल वाई एक्सिस में जाऊं तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। यानी कि इस तितली का एड्रेस जो है उसके लिए कितने पॉइंट्स जरूरी हैं? तो आप कहेंगे सर 2 पॉइंट्स, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और फिर मैं ये वेक्टर बनाऊंगा। ये वेक्टर सिर्फ 2 पॉइंट्स की मदद से बना है, यानी इस वेक्टर के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स और 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट है। ऐसा वेक्टर जो सिर्फ 2 एक्सिस से बन जाए उसे हम बोलते हैं ये एक 2D वेक्टर है या प्लेन वेक्टर है। तो व्हाट इज अ प्लेन वेक्टर? नंबर 1 उसके लिए जरूरी है 2 कोऑर्डिनेट्स और 2 ही एक्सिस चाहिए होते हैं। प्लेन वेक्टर का एक और नाम याद रखिएगा, 2D वेक्टर। 2D वेक्टर क्यों भला बोला इसको 2D वेक्टर? नाम बता रहा है 2D, 2 डायमेंशंस, 2 एक्सिस। अब जरा देखिए, जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया भी, तो मैं ये एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये कैसा वेक्टर है? आप देखेंगे कि इस वेक्टर को, सिर्फ इस वेक्टर के लिए 2 एक्सिस चाहिए, 2 और 4। तो हमारे पास ये एक 2D वेक्टर है या एक प्लेन वेक्टर है। यहां ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एंगल जो है इसे हम बोलते हैं थीटा। तो इसका मतलब प्लेन वेक्टर के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2 एक्सिस होंगे और एक एंगल थीटा होगा। थीटा को ऐसे लिखते हैं। और ये थीटा क्या कोई भी एंगल हो सकता है? हरगिज नहीं। थीटा की एक बड़ी ही
जो कह लें स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि थीटा इज एन एंगल विच a vector makes from, अब ये अगली बात जरा ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं यहां से एक एंगल बना दूं, ये वेक्टर है और इस वेक्टर तक मैं एक एंगल बनाता हूं, ब्लैक में शो करूंगा ये एंगल, क्या मैं इसको थीटा बोल सकता हूं? है तो ये एक्स एक्सिस से वेक्टर तक, लेकिन ये कौन सा एक्स एक्सिस है? ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, लेफ्ट वाला। इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं, वो क्या कह रहा है, दो शर्तें बता रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ही जाएगा ना, तो ये थीटा है, ये थीटा नहीं होगा। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में तो आप किसी भी एंगल को थीटा कह सकते हैं ना, लेकिन फिजिक्स में आप किसी भी एंगल को थीटा नहीं कह सकते, बल्कि बड़े स्पेसिफिक एंगल है जिनको आप थीटा बोल सकते हैं, और वो एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। आप आज की आखिरी बात डिस्कस करते हैं और वो है कि प्लेन वेक्टर की जगह कोई और वेक्टर भी होता है, तो जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, फिर से इमेजिन करें कि हमारे पास एक तितली है, लेकिन ये तितली जो है ये दीवार पर बैठी नहीं है, बल्कि दीवार से थोड़ा सा आगे उड़ रही है और मैं इस तितली तक पहुंचना चाहता हूं। आपको मालूम है पहले तो मेरे पास एक्सिस होने चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पर मुझे एक और एक्सिस चाहिए होगा, वो मैं बताता हूं क्यों। अब जरा देखिए, मैं एक्स एक्सिस में गया और फिर मैं वाई एक्सिस में ऊपर जाऊंगा। जब मैंने देखा मैं वाई एक्सिस में भी चला गया हूं, लेकिन मैं तितली तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट्स काफी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्लेन से बाहर को ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि z एक्सिस में ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर जाकर मैं तितली तक पहुंचूंगा। इस सूरत में इसके तीन कोऑर्डिनेट्स हुए, एक्स एक्सिस का एड्रेस बताएगा, वाई एक्सिस का, और z कोऑर्डिनेट z एक्सिस का एड्रेस बताएगा। और ऐसा वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तितली तक, ये ऐसा वेक्टर है जो तीन एक्सिस की मदद से या तीन कोऑर्डिनेट्स की मदद से ड्रॉ हुआ है, इसे मैं 2D वेक्टर नहीं कह सकता, इसे मैं 3D वेक्टर कहूंगा। और इसका एक और नाम है स्पेस वेक्टर। स्पेस से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये स्पेस में बनता है वेक्टर, ऐसा नहीं है, बल्कि ये स्पेस वेक्टर इस वजह से क्योंकि ये 3D वेक्टर है। दूसरी बात, अगर आप यहां पर एंगल्स देखेंगे तो इसका एक एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा, एक वाई एक्सिस से बनेगा और एक जेड एक्सिस से बनेगा, और इनको हम अल्फा, बीटा और गैमा का नाम देंगे। तो 2D वेक्टर के लिए सिर्फ एक एंगल थीटा चाहिए था, लेकिन इसके लिए हमारे पास तीन एंगल चाहिए, अल्फा, बीटा और गैमा। तो इसका मतलब अगर मैं बताऊं कि एक प्लेन वेक्टर क्या है, तो बड़ी सिंपल बात है कि एक प्लेन वेक्टर बेसिकली एक 3D वेक्टर है। इसके लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और इसके लिए 3 एक्सिस भी चाहिए, एक्स वाई जेड, और इसके लिए 3 एंगल्स चाहिए जिनको अल्फा, बीटा और गैमा बोलेंगे। याद रखिएगा, अल्फा कहां से बनेगा? एक्स एक्सिस से। बीटा कहां से बनेगा जी? वाई एक्सिस से। और गैमा जेड एक्सिस से। स्टूडेंट्स, आज की आखिरी बात बता दूं, आपके सामने फिर से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं, लेकिन 3D के लिए। अब 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस। तो ये एक्स, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेकिन स्टूडेंट्स, ये एक्सिस इधर को नहीं है, ये एक्चुअली में आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड है। यानी अगर मैं 3D में इमेजिन कर रहा हूं, ये तीनों जो है ना एक्सिस इस तरह से, और ये तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री है, देख रहे हैं ना आप। लेकिन अब मसला क्या है कि मैं एक्चुअली में इस वेक्टर को इधर बना नहीं सकता, इस वजह से मैं इसको इधर बना देता हूं। तो ये एंगल ऐसे लगता है जैसे ये 90 नहीं है। अगर आप 3D में देख रहे थे, जैसे जो मैंने अभी दिखाया,
तो उसमें ये सारे एंगल 90, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों 90 डिग्री पर है। और आखिरी बात ये आपको बताता चलूं कि यहां पर बच्चे एक और कंफ्यूजन देखते हैं। बच्चे कहते हैं सर बुक में गलती है। भला क्या सर, इधर एक्स एक्सिस इधर बना हुआ है और ये वाई एक्सिस है, और इवन समटाइम एक्स एक्सिस इसको बोल देते हैं। ये गलती नहीं है बच्चों, एक्स वाई जेड सिर्फ हमने नाम देने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक्स वाई जेड जो है इसको एक्स नाम दे दें, वाई इसको नाम दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो समटाइम आपको बुक जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स नहीं बोलेगी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये एक सिंपल कन्वेंशन है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी कि वेक्टर्स और स्केलर्स में बेसिक डिफरेंस है किस चीज का, और वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये कोऑर्डिनेट्स और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वेक्टर्स की कुछ बड़ी ही फेमस टर्म्स और वेक्टर्स की टाइप्स को, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।